क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई करना और एक डॉक्टर बनने का सपना देखना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? जब देश के 22 लाख से ज़्यादा छात्र और उनके माता पिता अपनी रातों की नींद हराम करके खून पसीना एक करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, तब पर्दे के पीछे बैठे कुछ रसूखदार शिक्षा माफिया उनके भविष्य की सरेआम बोली लगा रहे होते हैं। आज की ये कड़वी और सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्री किसी आम राजनेता के बारे में नहीं है। आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, जिन्हें कल तक मोदी सरकार का सबसे बड़ा संकट मोचक यानी क्राइसिस मैनेजर कहा जाता था, लेकिन आज उनकी नाक के नीचे देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला अंजाम दिया जा चुका है। तारीख थी 21 जून 2026। पूरा देश योग दिवस मना रहा था, लेकिन उसी दिन देश के हजारों छात्र एक बार फिर भारी सुरक्षा और मानसिक तनाव के बीच नीट यूजी की री एग्जामिनेशन देने के लिए मजबूर थे। सरकार ने दावा किया कि यह री एग्जाम बेहद पारदर्शी और फुल प्रूफ थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर दोबारा परीक्षा कराने की नौबत आई क्यों देश के शिक्षा मंत्री ने शुरुआत में पेपर लीक की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था। 26 जून 1969 को उड़ीसा के अंगुल में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान के लिए राजनीति कोई नया खेल नहीं था। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। पिता की राजनीतिक विरासत के दम पर धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के छात्र नेता बने। साल 2000 में उड़ीसा के विधायक बने और 2004 में लोकसभा पहुंचे। साल 2014 में जब वे पेट्रोलियम मंत्री बने तो उन्होंने उज्ज्वला योजना को लागू करके पीएम मोदी का अंधविश्वास जीत लिया। वे सरकार के हर संकट को मैनेज करने वाले सबसे बड़े सिपहसालार बन गए। लेकिन जब साल 2021 में उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाकर करोड़ों छात्रों के भविष्य की चाबी सौंपी गई, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये संकट मोचक आगे चलकर खुद देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े प्रशासनिक संकट का चेहरा बन जाएंगे। शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े बड़े दावे किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हवाला देकर उन्होंने देश को यकीन दिलाया था कि अब भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह आधुनिक और पारदर्शी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी थी। पर्दे के पीछे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए नाम की एक ऐसी स्वायत्त संस्था खड़ी की गई थी, जिसके पास देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराने का एक अधिकार था। लेकिन यह संस्था धीरे धीरे भ्रष्टाचार और लापरवाही का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कैमरे के सामने कबूल किया कि एनटीए ने जिन लोगों, जिन केंद्रों और जिन शिक्षकों पर देश के बच्चों का भरोसा सौंपा था, उनमें से कुछ लोग ही इस भरोसे के कातिल बन गए, यानी सीधे शब्दों में कहें तो रक्षक ही भक्षक बन गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खोजी सवाल यह उठता है कि मिस्टर शिक्षा मंत्री, जब ये रक्षक भक्षक बन रहे थे तब आपका खुफिया तंत्र, आपकी मिनिस्ट्री और आपकी आंखें कहाँ थीं? एनटीए के भीतर बैठे बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में शिक्षा मंत्रालय लगातार नाकाम क्यों रहा? सालों से नीट परीक्षा को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से अनियमितताओं की खबरें आ रही थीं, लेकिन हर बार शिक्षा मंत्रालय ने इन आवाजों को दबा दिया। परीक्षा माफियाओं का यह जाल इतना गहरा और मजबूत हो चुका था कि इसे सरकारी संरक्षण के बिना चलाना नामुमकिन था। धर्मेंद्र प्रधान का यह कबूलनामा दरअसल उनकी खुद की प्रशासनिक नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। साल 2026 के मई और जून के महीने ने भारत के करोड़ों छात्रों के सब्र का बांध तोड़ दिया। नीट यूजी 2026 के नतीजों के बाद जो सच सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इतिहास में पहली बार एक ही परीक्षा केंद्र से कई छात्रों को पूरे के पूरे 720 अंक मिल गए। कई छात्रों को ऐसे नंबर मिले जो गणितीय रूप से नीट के मार्किंग सिस्टम में आना नामुमकिन थे। जब छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैमरे के सामने आकर बहुत ही अहंकार और आत्मविश्वास के साथ बयान दिया था कि देश में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए एक बेहद विश्वसनीय संस्था है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। लेकिन झूठ की बुनियाद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। जैसे ही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई और गुजरात पुलिस ने जांच शुरू की, वैसे इस महाघोटाले के तार सीधे परीक्षा माफियाओं से जुड़ने लगे। पटना के एक प्ले हाउस से जले हुए प्रश्न पत्र बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया कि परीक्षा से एक रात पहले ही उन्हें 30 से 40 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बेच दिए गए थे और उत्तर रटवाए गए थे। इस खुलासे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जो मंत्री कल तक एनटीए को क्लीन चिट दे रहा था,
उसे अचानक बैकफुट पर आना पड़ा। देश के कोने कोने में #रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान ट्रेंड करने लगा। छात्रों का गुस्सा इस बात पर था कि जब देश के लाखों बच्चों का भविष्य सरेआम नीलाम हो रहा था, तब उनके शिक्षा मंत्री एक भ्रष्ट और अक्षम संस्था एनटीए को बचाने के लिए ढाल बनकर क्यों खड़े थे। यह देश के ईमानदार और मेहनती छात्रों के साथ सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी गद्दारी थी। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई, तब जाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आनन फानन में कड़े कदम उठाने का नाटक शुरू किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उनकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी और नैतिक जिम्मेदारी ली, लेकिन क्या सिर्फ माफी मांग लेने से उन लाखों छात्रों का मानसिक अवसाद और उनके माता पिता के आंसुओं का हिसाब हो सकता है? अपनी छवि को साफ करने के लिए उन्होंने तुरंत एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटाकर सस्पेंड कर दिया। पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन खोजी पत्रकारों का मानना है कि यह सब केवल एक बड़ी लीपापोती का हिस्सा है। सीबीआई जांच का आदेश देकर सरकार ने असल में इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देने की कोशिश की है, ताकि मुख्य अपराधियों और मंत्रालय के बड़े सफेद पोषों को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, इस घोटाले को दबाने के लिए सरकार ने एक और अजीबोगरीब कदम उठाया। भारत सरकार ने एनटीए की सिफारिश पर देश में कुछ समय के लिए प्रसिद्ध मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को ब्लॉक और बैन कर दिया। सरकार का तर्क था कि पेपर लीक के गिरोह टेलीग्राम चैनलों के जरिए सक्रिय थे, लेकिन जनता यह पूछ रही है कि डिजिटल इंडिया का दावा करने वाली सरकार एक ऐप को तो बैन कर सकती है, लेकिन अपने ही सरकारी सिस्टम के अंदर बैठे उन गद्दारों को पकड़ने में नाकाम क्यों रहती है, जो सीधे प्रिंटिंग प्रेस या एनटीए के हेडक्वार्टर से पूरा का पूरा पेपर लीक करवा देते हैं। ऐप को बैन करना सिर्फ ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश थी। इस पूरे विवाद से बुरी तरह गिरे धर्मेंद्र प्रधान ने अब देश के सामने एक नया झांसा पेश किया है। उन्होंने घोषणा की है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के पेपर लीक को रोकने के लिए एनटीए के भीतर प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे और अगले साल से नीट परीक्षा को ओएमआर सीट की बजाय पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में कराया जाएगा। लेकिन देश के छात्र अब इतने नादान नहीं हैं। सवाल यह है कि पूर्व में सीबीटी मोड में होने वाली परीक्षाओं जैसे जेईई मेंस और यूजीसी नेट तक में हैकिंग और रिमोट एक्सेस के जरिए धांधली के मामले सामने आ चुके हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित होगी। धर्मेंद्र प्रधान का यह कार्यकाल भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक ऐसे दाग की तरह याद रखा जाएगा जिसे कोई भी सुधार धो नहीं सकता। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश का शिक्षा मंत्रालय अपने बच्चों के लिए एक अदद परीक्षा भी बिना लीक के आयोजित कराने की औकात नहीं रखता। विपक्ष और देश के प्रबुद्ध नागरिकों का साफ कहना है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान के भीतर थोड़ी सी भी राजनीतिक नैतिकता बची होती, तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज नेताओं की तरह वे देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की बर्बादी की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देते। लेकिन भारतीय राजनीति में अब नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। संकट मोचक कहे जाने वाले धर्मेंद्र प्रधान आज खुद एक ऐसे विवादित मंत्री के रूप में एक्सपोज हो चुके हैं जिनकी विरासत पर हमेशा पेपर लीक और भ्रष्टाचार की परछाई मंडराती रहेगी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है? क्या एनटीए को पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप छात्रों के हक की इस आवाज के साथ हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज दबाई ना जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।